हेलो एंड वेलकम टू लर्नर्स ग्लोरी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पावर शेयरिंग, जो पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है ऑफ क्लास 10th। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। मैं इसको एकदम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट दिस इन द व्यू ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम्स। बोर्ड एग्ज़ाम्स में कहाँ से कुछ आएगा या क्या होगा, उसी हिसाब से मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो पावर शेयरिंग होता क्या है? पावर शेयरिंग होता है डिवीजन ऑफ पावर इन डिफरेंट लेवल्स। डिवीजन ऑफ पावर इन डिफरेंट लेवल्स। इंडिया में कैसे डिवाइडेड है पावर, कोई बता सकता है? मैं ही बता देती हूँ, नो प्रॉब्लम। सो डिवीजन ऑफ पावर इन इंडिया इज इन 3 लेवल्स। क्या आपको दिख रहा है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, ये हमारे फोर फादर्स ने हमारे लिए बना के रखा है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव केस में इंटरफेयर नहीं कर सकता, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये तीनों अलग अलग है, ठीक है। तो वैसे ही अभी पावर शेयरिंग का जो फैक्ट है वो क्या होता है, कैसे आया, कैसे उसमें के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कैसे दूर करे, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगी थ्रू अ शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी मैं अलग से नहीं बताने वाली, डोंट वरी, मैं बताऊंगी बुक से ही। ये स्टोरी हमको दी गई है हमारे एनसीईआरटी के बुक में ही, विच इज़ ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। पहले मैं स्टार्ट करूँ बेल्जियम से। बेल्जियम पता है कहाँ है? बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है, छोटी सी कंट्री है यूरोप में। उसका एरिया हरियाणा से भी ज़्यादा छोटा है। उसकी पॉपुलेशन हरियाणा के आधी है। बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स के। अभी मैं बता दूँ, बेल्जियम जो मेन कंट्री है, आपको बेल्जियम दिख रहा है? बेल्जियम ये कंट्री है। आपको दिख रहा है ये ब्रुसेल्स, सॉरी बेल्जियम, ये पूरी कंट्री है। ऊपर का पार्ट भी है, वो नहीं आ रहा है, लेट मी, ये पूरी कंट्री है, ठीक है। ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। मैं दिखा देती हूँ, ये 2 हिस्से में डिवाइडेड है। इतना जो पार्ट है दैट इज़ फ्लेमिश रीजन, एंड इतना जो पार्ट है दैट इज़ वेलोनिया रीजन। ये आपको दिख रहा है, ये छोटा सा ऑरेंज में, ये है ब्रुसेल्स, ठीक है। तो ब्रुसेल्स सिटी कैपिटल सिटी है बेल्जियम का। यहाँ पे अभी मैं इसका सिचुएशन बता दूँ। बेल्जियम में 59% पीपल आर डच स्पीकिंग पीपल, 40% आर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, एंड ओनली 1% इज जर्मन पीपल। वेरस ब्रुसेल्स में पूरा को पूरा उल्टा हो गया है। दैट इज़ 80% पीपल आर फ्रेंच स्पीकिंग एंड 20% आर डच स्पीकिंग। आपको यहाँ उल्टा कुछ दिखा? उल्टा है। ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इज़ मोर इन नंबर, एंड वेर एज इन बेल्जियम दैट इज़ अ कंट्री, वहाँ पे डच स्पीकिंग का नंबर ज़्यादा है। दे आर इन मैक्सिमम नंबर, मेजॉरिटी उनका है। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया? फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच, माइनॉरिटी है उनका, लेकिन वो रिच है एंड पावरफुल है। तो इसकी वजह से डच पीपल को क्या लगा, डच कम्युनिटी को क्या लगा कि उनको इंसल्टेड फील हुआ। उनको लगा कि अरे यार, हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेनिफिट्स उसका जो है वो काफ़ी देर से मिला है, एजुकेशन काफ़ी देर से मिला है, वेरस फ्रेंच को तो बहुत जल्दी मिल गया, ऐसे क्यों हो गया? तो इसकी वजह से उनके बीच में टेंशन्स बढ़ने लग गया ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s। सिचुएशन ज़्यादा इंटेंस हो गया ब्रुसेल्स में। वाई? बिकॉज ब्रुसेल्स तो कैपिटल सिटी है। कैपिटल सिटी मतलब वहाँ पे फ्रेंच कम्युनिटी ज़्यादा थी एंड डच वॉज इन माइनर पॉपुलेशन। डच का बहुत कम हिस्सा था वहाँ पे, वेर एज फ्रेंच पीपल वर इन 80% ऑफ पॉपुलेशन। बट स्टिल वहाँ पे एक प्रॉब्लम तो यही आ गई कि डच स्पीकिंग मेजॉरिटी में है कंट्री में, लेकिन माइनॉरिटी में है कैपिटल में। तो अभी ये तो हो गया
बेल्जियम का मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दे देती हूँ, श्रीलंका का। अभी बेल्जियम में क्या हुआ, उन्होंने क्या सॉल्व किया, मैं आपको ये बाद में बताऊंगी। पहले मैं बता दूँ श्रीलंका का सिचुएशन। श्रीलंका एक आइलैंड सिटी है, सबको पता है, थोड़ी सी दूर है तमिलनाडु से। उसका एरिया एंड उसका जो पॉपुलेशन है दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ हरियाणा, दैट इज़ ऑलमोस्ट 2 करोड़ पीपल। वो बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, सबको पता है, क्योंकि वो बिलोंग करती है साउथ एशिया में। एशिया ही कितना डाइवर्स है ये सबको पता है। तो अभी श्रीलंका का सिचुएशन बता दूँ। श्रीलंका में जो मेजर ग्रुप है वो है सिन्हाला स्पीकर्स। वो 74% वो ले लेते हैं। कौन लेते हैं? सिन्हाला स्पीकिंग पीपल। एंड तमिल स्पीकर्स आर अबाउट 18%। अभी तमिल भी यहाँ पे दो डिविजन्स में डिवाइडेड है। कहाँ पे दिख रहे हैं? कुछ दिख रहा है? 2 डिविजन्स है, ये रहे 2 डिविजन्स। तमिल नेटिव्स है कंट्री के, उनको बोला जाता है श्रीलंकन तमिल्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है, उनको बोला जाता है श्रीलंकन तमिल्स। Sri-Lankan Tamils, these constitute 13% of population, whereas rest of those are from India who were gone there during the colonial period, were known as Indian Tamils. प्रॉब्लम ये हुआ कि Sinhala speaking community was in majority, whereas Tamils were in minority. सिचुएशन सेम है, किसके जैसा? बेल्जियम जैसा, बट कुछ डिफरेंस ज़रूर है। मैं बता दूँ अब डिफरेंस क्या है। ये टॉपिक दिख रहा है आपको, मेजॉरिटेरियनिज्म। ओह आई एम सॉरी, ये आपको टॉपिक दिख रहा है मेजॉरिटेरियनिज्म। इसका मतलब होता है जब एक बड़ा ग्रुप, एक बड़ी कम्युनिटी जो मेजॉरिटी में है वो माइनॉरिटी को कंप्रेस करे, वो माइनॉरिटी की कोई नीड्स ना देखे, और एज अ मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी पे भी राज करे, जो माइनॉरिटी नहीं चाहती, तो उसे बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, तो अभी वही हाल हुआ श्रीलंका में। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस 1848 के टाइम पे मिल गया। वहाँ पे सिन्हाला कम्युनिटी ने डोमिनेंस क्रिएट किया क्योंकि वो थे मेजॉरिटी में। सिन्हाला की सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हो गई बिकॉज दे वर मेजॉरिटेरियन। मैंने आपको उसका मतलब बता दिया है। फिर तो आपको समझ गया होगा कि सिन्हाला सुप्रीमेसी कैसे बनी। तो अभी इसी में आग में घी डालने का काम बोलते हैं ना, तो वो हो गया। कहाँ पे हुआ? 1956 में एक एक्ट पास कर दिया। किसने पास किया? सिन्हाला कम्युनिटी की गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया कि हम सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं। समझता है? ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना मतलब दूसरे किसी को प्रेफर ना करना। गवर्नमेंट ने डायरेक्टली सिन्हालास को फेवर कर दिया और उन्होंने ये तक कहा, एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स सिन्हाला लैंग्वेज विल बी फेवर्ड। ये भी बता दूँ, अभी ये भी आपको पता होना चाहिए कि सिन्हाला पीपल जो थे, सिन्हाला कम्युनिटी जो थी, वो बुद्धिज़्म को फॉस्टर करती थी और प्रोटेक्ट करने का कोशिश करती थी बिकॉज दे वर ऑल बुद्धिस्ट पीपल। बुद्धिज़्म उनका रीजन था उनका। सब कुछ दे वर रिलीजियस, दे वर ऑल बुद्धिस्ट। लेट मी जस्ट दिस मच दैट दे ऑल वर बुद्धिस्ट। अभी गवर्नमेंट ने जो मेजर्स एक के बाद निकालने स्टार्ट किए, तो श्रीलंकन तमिल्स को लगा कि भाई हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है, ये तो बहुत अजीब सा कुछ हो रहा है। जो बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स है वो अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर के बारे में सोचते जा रहे हैं, और हमारा क्या? तो उनको इन्होंने सोचा कि हमारा क्या, अब वो अपने बारे में सोच रहे हैं लेकिन हमारा क्या होगा। तो उन्होंने उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको
वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गड़बड़ है, उनको लगा कुछ तो गड़बड़ है उसमें। उनके गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को डिनाई कर दिया गया, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रहे थे, जॉब्स को डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, जॉब्स में उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहा था, उनके जो इंटरेस्ट है उनको इग्नोर किया जा रहा था। तो एज अ रिज़ल्ट द रिलेशन बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेन्ड ओवर टाइम, बहुत बढ़ गए। अभी आपको पता है कि अगर कन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं तो कितना प्रॉब्लम होता है। कन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व दोज थिंग्स। तो इतने बढ़ गए कि श्रीलंकन तामिल्स को लगा कि अभी अपने को भी ज़रूरत है कुछ करने की। तो श्रीलंकन तामिल्स ने पार्टीज़ बनाए, बहुत सारे स्ट्रगल्स किए ताकि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज में डिक्लेयर कर दिया जाए, रीजनल ऑटोनॉमी मिले, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले। सारी चीज़ों के लिए इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। ये डिमांड करते जा रहे हैं एंड सिन्हालाज वर डिनाइंग इट। तो अभी ये डिनाई करते जा रहे हैं और वो डिमांड करते जा रहे हैं। तो इसी की वजह से अब तमिल्स इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए, तमिल पीपल जो तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी है वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गई कि उन्होंने डायरेक्टली तमिल ईलम मांग लिया। तमिल ईलम इज़ नथिंग बट तमिल स्टेट। उन्होंने डिफरेंट स्टेट मांग लिया कि नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका हमको दे दो, आप बाकी सब रख लो, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट हमको दे दो। पर सिन्हालाज वुड नॉट डू दिस पर्टिकुलर थिंग, वो उनके कप ऑफ टी में नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे। तो दोनों कम्युनिटीज़ में इतना वॉर छिड़ गया कि हो गया सिविल वॉर में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड, वर किल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। बहुत को फोर्स किया गया कि आप कंट्री छोड़ दो, रेफ्यूजीज़ की तरह। काफ़ी ने अपना घर बार सब जो बर्बाद हो जाता है वैसे बर्बाद हो गया। लेकिन आपने, हाँ ये बात है, आपने 10th की इकोनॉमिक्स की बुक है, इकोनॉमिक्स के बुक में आपने श्रीलंका का डेवलपमेंट देखा होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट, हेल्थ का डेवलपमेंट। पर इतनी सी बात में क्या हो जाता है, सिविल वॉर की वजह से कितना सेटबैक्स हो गया उनको, कितनी सारी चीज़ें हो गई। अभी ये ठीक है, समझ में आ गया आपको कि श्रीलंका में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बस अपने बारे में सोचा। कमिंग टू बेल्जियम में इस डिफरेंट सिचुएशन हो गया। बेल्जियम इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट कंट्री, लेट मी टेल यू दिस पर्टिकुलर थिंग, बेल्जियम इज़ वेरी इंटेलिजेंट कंट्री। उन्होंने इतनी प्यार से, इतने अच्छे से सिचुएशन हैंडल कर लिया कि किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने डिफरेंट रीजनल डिफरेंसेस देखे, कल्चरल डाइवर्सिटीज़ देखी, और 1970 से लेके 1993 तक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को कंटिन्यूअसली अमेंड किया। क्यों अमेंड किया? ताकि वो कंट्री में रहने वाले हर एक कम्युनिटी की इच्छा पूरी कर सके, सबको सेम राइट्स मिले, everyone should get that particular right। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट्स किए। इट वॉज वेरी इनोवेटिव। तो मैं आपको बेल्जियन मॉडल का कुछ एलिमेंट्स बता देती हूँ कि उन्होंने क्या क्या किया। Constitution prescribes that number of Dutch and French French speaking ministers shall be equal in central government। तो इन्होंने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कंट्री में कितने भी डच हो, कितने भी फ्रेंच हो, कैपिटल में कितने भी डच हो, कितने भी फ्रेंच हो, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, सेंटर में दोनों भी इक्वल नंबर में होने चाहिए। वेरी नाइस आइडिया ना, बहुत अच्छा कर दिया भाई। चलो अब आगे जाते हैं। अभी उन्हें स्पेशल लॉज बना दिया। स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। अभी इसमें भी लैंग्वेज को प्रेफरेंस, याद रखिएगा कि लैंग्वेज को इन्होंने डिनाई नहीं किया, लैंग्वेज को भी प्रेफरेंस दिया है। बेल्जियम मॉडल इतना अलग सा है कि आज तक बेल्जियम के लोग ही नहीं उसको समझ पाए हैं ठीक से, बट फिर भी मैं आपको थोड़ी सी इसमें बता रही हूँ कि
उन्होंने लैंग्वेज को भी प्रेफरेंस दिया है, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को भी प्रेफरेंस दिया है, उन्होंने उनके इस पे क्या कहते हैं ऐसे इग्नोर नहीं किया, उन्होंने उसको भी अपने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया, अपने उसमें देखा उन्होंने कि उनको भी क्या प्रॉब्लम्स है। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलैटरली, हर कम्युनिटी को अपने अपने डिसीजंस देने का हक है, तो हर कम्युनिटी के बेसिस पे हम डिसीजंस लेंगे। जैसे श्रीलंका में सिन्हालीज ने किया, वैसे बेल्जियम में बिल्कुल भी नहीं हुआ। बेल्जियम में सब ने एक दूसरे को समझ के लिया। अब सेकंड जो एलिमेंट है, दैट इज़ मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। दोनों रीजन में स्टेट पावर को डिवाइड कर दिया। दो रीजन्स कौन से है बेल्जियम में? दो रीजन्स, कोई बता सकता है? यस, बेल्जियम में दो रीजन्स है, दिस दैट इज फ्लेमिश रीजन एंड दिस दैट इज वेलोनिया। ये है फ्लेमिश रीजन एंड दिस इज वेलोनिया। ओके, तो इन दोनों कम्युनिटीज में पावर डिवाइड कर दिया, रीजन्स में डिवाइड किया। समझ में आया? अभी आते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का कोई जो हिसाब किताब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट विल डू इट्स ओन वर्क एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विल डू इट्स ओन वर्क। ब्रुसेल्स had a separate government in which both communities have equal representation। अब मैंने आपको बताया किसके बारे में बताया? मैंने आपको बताया बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम इज़ अ कंट्री। अभी मैंने कंट्री के बारे में तो बता दिया कि दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया है। वैसे ही हुआ ब्रुसेल्स में कम्युनिटीज़, दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। फ्रेंच पीपल, आपको पता है फ्रेंच वर इन मेजॉरिटी ओवर देयर, बट स्टिल फ्रेंच पीपल ऑल्सो अग्रीड on this basis that even Dutch people should get equal opportunity, equal representation। तो ब्रुसेल्स में भी equal representation हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो फोटोग्राफ है इसमें दोनों लैंग्वेज में, ऊपर की लैंग्वेज है फ्रेंच है, नीचे की लैंग्वेज है डच। दोनों लैंग्वेज में इसमें दिया, एक स्ट्रीट का एड्रेस दिया हुआ है, तो दोनों लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया है, ऐसे नहीं कि हमारा ही लैंग्वेज लगेगा। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। अब थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट है, ठीक है। थर्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट है, कौन इलेक्ट करता है? पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज community, Dutch, French and German, no matter where they live. No matter where they live. This government has the power regarding cultural, educational and language related to issues. You might find the Belgian model very complicated। बहुत complicated है Belgian model। अभी तक मैंने आपको जैसे कि बताया, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको ही नहीं पता चला कि उनका मॉडल है क्या, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा उन्होंने दिमाग चलाया और हर कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया है। दैट इज़ वेरी नाइस थिंग, ठीक है। श्रीलंका में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, लेकिन बेल्जियम में उन्होंने हैंडल कर लिया। अभी मैं आपको क्या आप सोचते हैं पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है? तो मैं हूँ उसके फेवर में। पावर शेयरिंग ऑब्वियसली डिज़ायरेबल है, पावर शेयरिंग इज़ गुड। यहाँ पे मैं आपको पॉइंट्स भी दे देती हूँ, पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल बिकॉज इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, ठीक है। इसको ये मैं बोल दूँ आपको कि ये है प्रूडेंशियल, इसको बोलते हैं प्रूडेंशियल मेथड।
प्रूडेंशियल का मतलब होता है प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के बारे में सोच के जो डिसीजन लेते हैं उसको बोलते हैं प्रूडेंशियल डिसीजंस। तो यहाँ पे बेल्जियम ने क्या किया, प्रूडेंशियल डिसीजन लिया। वेरएज श्रीलंका क्या करता है, श्रीलंका ने सोचा, श्रीलंका में सिन्हालीज ने क्या किया, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, जाने दो उनका। चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे चले तो उसका सेकंड चीज़ क्या है, कोई सेकंड उसका जो रीज़न है, पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर पावर शेयर ही नहीं होती, आपने लास्ट ईयर के टेक्स्ट बुक में पढ़ा है डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, पावर शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट लेवल्स। तो उसी तरह से अगर पावर शेयर ही नहीं होगा तो डेमोक्रेसी होगी ही नहीं भैया। अ डेमोक्रेटिक रूल involves sharing of power. People have the right to be consulted on how they are to be governed. ठीक है, तो मैं आपको सेकंड मॉरल रीज़न है, एंड फर्स्ट जो रीज़न मैंने आपको दिया कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करता है, दैट इज़ प्रूडेंशियल रीजन। ओके, यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, ये मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ। अभी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, अभी करते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के भी डिफरेंट फॉर्म्स है इन मॉडर्न डेमोक्रेसी में डिफरेंट फॉर्म्स है। मैं आपको बता दूँ, डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पीपल में अगर पीपल अग्री टू द गवर्नमेंट, पीपल को, सब लोगों को लग रहा है कि अरे जो गवर्नमेंट कर रही है वो सही है, गवर्नमेंट जिस लेवल में है, जो पावर शेयर्ड है अलग अलग ग्रुप्स में, वो सही है, तो दैट इज़ ऑल डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट। द पीपल, द सिटीजन शुड अग्री व्हाट गवर्नमेंट इज़ डूइंग। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट मैं बता दूँ, आपने सुना होगा व्हाट इज़ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अगर नहीं सुना है तो मैं अभी वापस आपको बता देती हूँ। एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया। पावर इज़ डिवाइडेड, देयर आर 3 organs of government, that is legislature, executive and judiciary. This is known as horizontal distribution of power. तो इसमें अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग तरीके में पावर डिवाइडेड है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को अपॉइंट करता है, एग्जीक्यूटिव क्या करता है, जजेस अपॉइंट करता है ताकि वो एग्जीक्यूटिव की फंक्शनिंग देखे, और लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉज बनाता है ताकि लेजिस्लेचर के जो लॉज है वो भी जुडिशरी गवर्न करती है, और ये सारे लोग आंसरेबल होते हैं टू द पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबलीज। कहीं पे पार्लियामेंट होता है और कहीं पे स्टेट असेंबली होता है। तो जो ये चीज़ चल रहा है ना कि आप ये देखोगे, आप वो देखोगे, और आखिर में जो ग्रुप आता है वो सबको देखेगा, दैट इज़ नोन एज सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड आता है अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, पावर शेयर्ड बिटवीन गवर्नमेंट इन डिफरेंट लेवल्स। तो इसमें डिफरेंट लेवल में पावर शेयर होना, आप जानते हैं इंडिया का जो सिस्टम है आपको पता है, सेंट्रल एंड यूनियन गवर्नमेंट में पावर शेयर किया गया है। सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट इसको बोलते हैं। तो ये अपना फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर आपको मतलब फेडरल स्ट्रक्चर इज़ नथिंग बट पावर डिवाइडेड इन डिफरेंट लेवल। तो वैसे ही इंडिया में पावर पहले सेंट्रल में डिवाइड होता है, देन डिवाइडेड होता है स्टेट गवर्नमेंट में। यहाँ पे दिया गया है पूरा का पूरा नोट्स आपको आपके बुक में दिया गया है। ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट बट स्टिल आई एम जस्ट समराइजिंग ऑल दोज थिंग्स। स्टेट गवर्नमेंट में दिया गया है। काफ़ी जगह पे क्या किया जाता है, इसको भी अगर आपको बढ़ाना है, स्टेट गवर्नमेंट के बाद देते हैं म्यूनसिपैलिटी के बाद देते हैं पंचायत। स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सबको गवर्न कर रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट्स को गवर्न कर रहा है। स्टेट के अंदर जो सिटीज़ है उसका म्यूनसिपैलिटीज़ है जो सिटीज़ को गवर्न कर रहा है, और वो सिटीज़ के अंदर जो गांव है, छोटे छोटे विलेजेस है, वो होते हैं पंचायत उनको गवर्न कर रहा है। ठीक है,
इसको बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, जो बेल्जियम में इस मॉडल को लिया गया, जिन बेल्जियम में फेवर किया लेकिन श्रीलंका ने रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है। नाउ कमिंग टू थर्ड पॉइंट विच इज़ अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। बहुत सारे सोशल ग्रुप्स होते हैं, अभी वीकर सेक्शंस है, अलग अलग कंट्रीज़ में छोटे छोटे ग्रुप्स है, कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं इसको, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज होता है। अभी अपने इंडिया में बोले तो SCs एंड STs को अलग रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, रिजर्व सीट्स मिलती है। तो कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नाउ कमिंग टू आवर फोर्थ पॉइंट विच इज़ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। इनमें भी पावर शेयर किया जाता है। लास्ट ग्रुप आता है, लास्ट पॉइंट आता है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स के बारे में, ठीक है। ये आपको पता है प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है। जो ग्रुप्स अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं काफ़ी सारे लोग, और वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं काफ़ी चीज़ों के लिए, मूवमेंट्स करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनती है। अपने इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है। अभी सबसे ज़्यादा जो चल रही है वो है BJP, NCP है, कांग्रेस है, BSP है, बहुत सारी पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो डेमोक्रेसी में इन्फ्लुएंस करती है सिटीजन्स को, ठीक है। कंपटीशन बढ़ जाता है इसकी वजह से कि अरे जो लोग भी है वो पावर उन्हीं के हाथ में देते हैं जो उसको संभाल सकता है, जो उनके जो चीज़ें हैं, जो उनके जो इंटरेस्ट है वो पूरे कर सकता है, वही। तो दैट इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। आपने इसके बारे में काफ़ी सारा पढ़ा होगा, इसके बारे में और पढ़ेंगे 4th चैप्टर में। इसी बुक के 4th चैप्टर में पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दी गई है। आई एक्सप्लेन यू दिस पर्टिकुलर थिंग इन दैट चैप्टर। तो आज के लिए काफ़ी है, इतना ही। मैं आपको इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आंसर्स है, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जो बोर्ड के, जैसे कि हम I know from, means I'm not exactly known from where board will give question answers, but still I'll give you some question bank, or I'll give you some questions which will be important as per board point of view, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स थोड़ी देर में मैं डालूँगी, तो आप चेक कर लेना। दैट्स ऑल। एंड येस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम कल से मैथ्स के लेक्चर्स भी डाल रहे हैं। तो जो लोगों का मैथ्स बहुत वीक है, या फिर जिन लोगों को और ज़्यादा अच्छा बनाना है, तो वो प्लीज़ हमारे मैथ्स के वीडियोस ज़रूर देखिएगा। बहुत ही प्रिसाइज एंड बहुत ही अच्छे फॉर्म में दी गए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी जो मैथ्स के टीचर होने वाले हैं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा, ओके। और आखिर में बोलना चाहूँगी, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों को भी हमारे वीडियोस से फ़ायदा हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। प्लीज़ लाइक आवर वीडियोस, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट after watching this particular chapter, and we promise we will reply you back on that particular topic, and also अगर हमारा कोई mistakes है या फिर कोई चीज़ हमको improve करनी चाहिए तो वो भी